Hey guys, welcome back to another video. मैं हूँ अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम. So we are doing CA Foundation का BCK course. We have done the first chapter of BCK. We have also studied the chapter 2 का starting का portion that is about the environment little bit. अब हम आगे proceed करेंगे. If you're following this series, don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to the channel for complete series on BCK, Law and Economics for CA Foundation and also certain exam oriented videos. So let's get started. पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं. पिछले वीडियो में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट includes all those factors that surround a business. It also includes internal environment as well as external environment. So environment include those external factors also that has an influence on the बिजनेस. तो एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे देखी थी वो ये कि एनवायरनमेंट और बिजनेस के बीच में एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड environment is also influenced by business. Okay, then we learned about the characteristics of environment. That is, environment is complex, it is dynamic, it is complex, it is dynamic, it is multifaceted. That means it depends on the perception of the individual. Different people perceive environment differently. तो multifaceted होता है. And then it has far-reaching impact on business. मतलब ये काफ़ी इस पे MCQs बने हैं, आपके back of the book भी दिया हुआ है और अलग से भी इस पे MCQs बन सकते हैं कि इसका far-reaching impact होता है business के ऊपर. And environment is continuously changing. And according to any change in the environment, the business has to adapt. ठीक है, अडेप्ट करना होता है, चेंज करना होता है बिजनेस को जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव आता है. उसके बाद हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस बहुत है बिकॉज एनवायरनमेंट की स्टडी से इट हेल्प्स अस टू नो फॉर्मुलेट द फ्यूचर पॉलिसी, टू नो अबाउट द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा. एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है बिजनेस की ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी एटसेट्रा. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि एनवायरनमेंट और बिजनेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो 3 तरह के एक्सचेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट और बिजनेस के बीच में जो हमने पढ़े थे. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ द बिजनेस एंड एनवायरनमेंट दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. देखो, बिजनेस तो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता ही है, एनवायरनमेंट भी बिजनेस से कई बार इंफॉर्मेशन लेता है. रिसोर्सेज, जो इनपुट्स बिजनेस लेता है वो एनवायरनमेंट से लेता है और जो आउटपुट देता है वो एनवायरनमेंट को देता है. तो इट्स एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज. एंड देन एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे को they are influencing, like environment is influencing business and business to certain extent in some cases may also influence environment. Okay, हमने डिटेल में इन सब के बारे में बात की थी. आज बढ़ेंगे आगे की वीडियो की तरफ. आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे, इनके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी हम देख चुके थे पिछले वीडियो में. आज आगे का वीडियो देखते हैं. सबसे पहले आपको पता तो है ये एनवायरनमेंट क्या हुआ, मतलब ऑल दोज फैक्टर्स दैट सराउंड अ बिजनेस आर नोन एज एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव टू एनवायरनमेंट. मतलब एनवायरनमेंट को क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकता है. तो एक रिस्पॉन्स होता है कि जैसे एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव आया, कोई भी चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स दे दे. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस अपनी मिशन को, पॉलिसीज को, बजट को, इन सब में बदलाव लेके आए, इनमें चेंज करे, अपनी बेसिक विजन, अपनी गोल्स में कुछ ऑब्जेक्टिव्स में जो वेरिएशन उसे करने हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स, उसके हिसाब से अगर उसे कोई बदलाव करना है तो वो बदलाव किया जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे सैमसंग वॉज अर्लियर अ वेरी लो कॉस्ट मोबाइल. इट वॉज फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के साथ उन्होंने लो कॉस्ट मोबाइल स्टार्ट किया था. बट देन एज सुन एज द स्मार्टफोन रेंज became very common, सबके पास स्मार्टफोन्स थे. नाउ पीपल वांटेड मोर फ्रॉम दी सैमसंग. इट वांटेड मोर एंड मोर न्यू यूनिक फीचर्स. तो इट शुड चेंज इट्स गोल्स फ्रॉम नाउ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स टू यूनिकनेस. उसे यूनिकनेस भी बिल्ड करना था, इंट्रोड्यूस करना था, वो जो नहीं कर पाए. तो these are like you can this kind of response can be given to environment, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. कहा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है ये प्रोएक्टिव भी हो सकता है और रिएक्टिव भी हो सकता है. देखो, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना. देयर आर 2 वर्ड्स इन प्रोएक्टिव. वन इज एक्टिव एंड वन इज प्रो. एक्टिव मतलब होता है रिएक्ट करना, एक्टिव मतलब होता है एक्ट करना. एक तरीके से मैं बोलूंगी, इसको बोलूंगी एक्ट करना. रिएक्ट करना नहीं, सॉरी, एक्ट करना, एक्शन लेना. एक्शन लेना इज एक्टिव. प्रो मतलब
प्रो यूजुअली वर्ड यूज होता है एफिशिएंट लोगों के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए, और प्रो वर्ड यूज इसलिए भी होता है व्हेन यू आर इन एडवांस, है ना, आप एडवांस में कुछ स्टेप लेते हैं उसे भी हम प्रो कहते हैं कि पहले लिया गया स्टेप भी प्रो कहलाता है। एडवांस में जो स्टेप लिया गया तो उसे हम प्रोएक्टिव कहते हैं। जैसे आपने रियलाइज किया कि ये नाउ द कस्टमर्स आर डिमांडिंग मोर एंड मोर यूनिकनेस, आपने फोरकास्ट किया कि अभी तो प्राइस सेंसिटिविटी है कस्टमर्स में, लेकिन फ्यूचर में उनको यूनिकनेस भी चाहिए, वो चीज़ आपने पहले फोरकास्ट कर ली कि पहले ऐसा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपने पहले ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली कि आप यूनिकनेस कस्टमर्स को देंगे, उसे कहते हैं प्रोएक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में आपके घर में आपको पता है कि यू आर इन सच एन एरिया कि विच इज प्रोन टू फायर प्रोन है, कि कभी भी आग लग सकती है, ऐसा घर में आपको लगता है, आपने फोरकास्ट किया, आपने एनालाइज किया सिचुएशन को, आपको लगा कि हो सकता है ऐसा रिस्की है, तो आपने क्या किया, वहां पे पहले ही फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने घर में लगा ली, और बाकी जो भी कुछ आपको फायर को रेजिस्ट करने के लिए करना था वो सब आपने कर लिया, तो उसे वो क्या कहलाता है, प्रोएक्टिव एक्शन। उसे क्या कहते हैं कि इवेंट होने से पहले ही आपने उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपने स्ट्रैटेजी निकाल दी, उसको एंटिसिपेट करके आप स्ट्रैटेजी निकाल रहे हो, तो कहलाती है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव तो समझ में आ गया, अब रिएक्टिव क्या होता है, देखिए रिएक्टिव में भी दो वर्ड हैं, री और एक्टिव, मतलब एक्शन तो इसमें भी लिया जाता है, लेकिन इसमें री वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब इवेंट होने के बाद इवेंट के रिएक्शन में आप कोई एक्शन लेते हैं, उसे हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे सेम एग्जांपल ले लो, ये फायर वाला एग्जांपल ही ले लो, कि अगर जब आप देखते हो कि घर वहां पे किसी के घर में आग लग गई है, या फिर आपके घर के किसी सेगमेंट में आग लग गई है, उसके बाद आप घर पे फायर एक्सटिंग्विशर लगवा रहे हो, या उसके बाद आप फायर ब्रिगेड को बुला रहे हो, तो ये सब क्या, ये स्टेप्स क्या कहलाएंगे, ये स्टेप्स कहलाएंगे रिएक्टिव स्टेप्स, है ना, रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज को कहेंगे, रिएक्टिव एक्शंस इसको कहेंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी है, ये प्रोएक्टिव भी हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है। आप किसी फ्यूचर ट्रेंड को पहले फोरकास्ट करके एक्शन ले सकते हो, या फिर आप कुछ होने के बाद, कोई इवेंट होने के बाद उसके रिएक्शन में कोई स्टेप ले सकते हो। समझ में आया? तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। दूसरा आता है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना, है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना मतलब अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पीछे छोड़ना, कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना, उनसे आगे बढ़ना, उनको ना सिर्फ आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हो, खुद भी आगे जा रहे हो, इसे हम कॉम्पिटिटिव एज भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी या कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स तो सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देंगी, ऐसा नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी जो अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन में होती है, तो उनसे बेटर बनने के लिए, उनसे इफेक्टिव दिखने के लिए, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग बनने के लिए भी वो इस तरह का रिस्पॉन्स दे सकती हैं। तो ये प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों पे लगेगा, दिस कैन बी एन MCQ। ओके, ये competitive response to environment can be given both by profit as well as non-profit organizations. So it is to gain a competitive advantage. Okay, next आता है collective. Collective as the word suggests, collective means group. ठीक है, एक दो तीन जन का ग्रुप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कलेक्टिव मतलब जब कोई इवेंट इतना बड़ा होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है या हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उसी इंडस्ट्री की कई ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलके एक कंसोर्टियम बना लेती है, आपस में मिलके कोई कमिटी बना ली है और साथ में गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है, तो वो एक्शन क्या कहलाएगा, कलेक्टिव एक्शन कहलाएगा या कलेक्टिव रिस्पॉन्स कहलाएगा। या आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, बार्गेन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो, को-ऑप्टिंग कर रहे हो, जॉइंट वेंचर्स बना रहे हो, फेडरेशंस बना रहे हो, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बना रहे हो, कंसोर्टियम बना रहे हो, इस तरीके से आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हो सकता है, किसी और कॉम्पिटिटर की किसी स्टेप या किसी एक्शन की वजह से हो सकता है, किसी पब्लिक रिवॉल्ट की वजह से, पब्लिक की स्ट्राइक की वजह से, वर्कर्स की स्ट्राइक की वजह से, कोई भी रीजन एनवायरनमेंट में हो सकता है जिसके बदले में आप रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स तीन तरीके के हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज, देखो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को जो एनवायरनमेंट है उसको एंटीसिपेट भी करना होता है, समझना भी होता है और उसके अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्ड भी करना होता है। मतलब उसको आइडेंटिफाई भी करना होता है, अप्रेज मतलब उसे समझना, एनालाइज करना भी होता है और उसे रिस्पॉन्ड करना भी होता है। रिस्पॉन्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। एडमिन रिस्पॉन्स हो सकता है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, या फिर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, अब किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स हैं उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिंपल सा सेंटेंस है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस होगा जो एनवायरनमेंट, एक बिजनेस जो होगा वो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को क्या क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, अप्रेज करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। एनवायरनमेंट क्या क्या देता है? उसे अपॉर्चुनिटी देता है और थ्रेट कर देता है। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई, अप्रेज और रिस्पॉन्ड करता है। समझ में आया? Okay, moving on to next part. This is the framework to understand the environmental influences. कि कैसे environmental influence को समझे, वो फ्रेमवर्क बताया है इन्हें कि एनवायरनमेंट में जो जो इन्फ्लुएंसेस हैं, इन्फ्लुएंसेस मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। वेरी सिंपल, इन्फ्लुएंसेस मतलब ऐसे फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस आर नोन एज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ओके, तो इनके स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे उनको आप समझोगे। तो फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट है यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट रिलेटिवली सर्टेन होगा, किसी का रिलेटिवली स्टैटिक हो सकता है, किसका रिलेटिवली सिंपल हो सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली अनसर्टेन, एक्सट्रीमली डायनामिक और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ पे देखो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, रिलेटिवली सर्टेन हो सकता है, रिलेटिवली स्टैटिक हो सकता है और रिलेटिवली सिंपल हो सकता है। कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बहुत ही स्टैटिक चलता है, उन बिजनेस में ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, बहुत कांस्टेंट रहते हैं। उन बिजनेस का एनवायरनमेंट, किसी भी बिजनेस का आप सबसे पहले पहचानो कि उसका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है। So the second step in this process is the audit of environmental influences. Second step में देखो हम क्या करेंगे, second step में हम identify करेंगे कि environment का कौन सा factor है जो हमारे business को influence कर रहा है। We are identifying the influencing factor. So now we will relate such influence की, उस influence की वजह से हमारे business के ऊपर क्या impact आएगा, कितना impact आएगा, range of impact कितना होगा, वो सब हम यहाँ पे appraise करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे understand करने की कोशिश कर रहे हैं कि environmental इन्फ्लुएंसेस क्या है। तो सबसे पहले यू विल अंडरस्टैंड योर एनवायरनमेंट का बेसिक नेचर, एंड सेकेंडली यू विल आइडेंटिफाई योर इन्फ्लुएंसेस कि कौन से फैक्टर्स से आपको इन्फ्लुएंस, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस हो रहा है। एंड थर्डली यू विल कंसिडर योर इमीडिएट एनवायरनमेंट कि आपके जो इमीडिएट मतलब हो गया जो ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है बिजनेस के ऊपर, उस एनवायरनमेंट का, उस इमीडिएट एनवायरनमेंट का, उस डायरेक्ट एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, क्या आपके उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उस सबको पूरा कंसिडर करोगे, उसको पूरा आइडेंटिफाई करोगे, अप्रेज करोगे। तो ये है आपका 3 स्टेप प्रोसेस, द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। क्लियर? बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस के ऊपर कुछ एक चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं, तो मैंने इसको एक शॉर्ट में आपके सामने लिख दिया है। सिंपल सा उन्होंने बोला एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, तो उन्होंने बोला अगर आप एनवायरमेंट एनालिसिस नहीं करोगे तो हमारी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आएगा, बिकॉज नो बिजनेस कैन सर्वाइव इन वैक्यूम। किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करना होगा। हमने 3 तरह के इंटरेक्शन देखे थे, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। ओके, तो आप उसके साथ इसी न किसी तरीके से इंटरैक्ट करते ही हैं। अगर प्रॉपर एनवायरमेंटल एनालिसिस नहीं करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगा। यूटिलिटी मतलब क्या यूज़ है, एनवायरमेंटल एनालिसिस करने से, अगर बिफोर हैंड आप कुछ भी प्लानिंग करने से पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आप अपॉर्चुनिटीज़ जो एनवायरमेंट में है, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कोई फेवरेबल कंडीशन है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी पोजीशन पे ला सकता है, उसको एंटिसिपेट, उसको आप एंटिसिपेट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि ऐसा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर हो सकते हो, है ना, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ थ्रेट होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन है एनवायरनमेंट में जो फ्यूचर में आपको डैमेज कर सकती है, उस थ्रेट को भी आप पहले अगर एंटिसिपेट कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सकते हैं ताकि आपका डैमेज रिड्यूस किया जाए या फिर उसको
और खत्म कर दिया जाए। तो ये यूटिलिटी है, पर्टिकुलरली इन ऑर्डर टू नो दी और एंटिसिपेट दी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसके बाद क्या आता है कि गोल्स क्या क्या हैं। गोल क्या होते हैं? गोल सिंपली यही होते हैं, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का गोल क्या है कि आप करंट जो अभी प्रेजेंट में जो कंडीशन है उसको भी समझो और जो पोटेंशियल जो होने वाले चेंजेस हैं उनको भी समझो, क्योंकि एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग आप बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा। बिजनेस कितने तरह के रिस्पॉन्स देता है? 3 तरह के, एडमिन रिस्पॉन्स और कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स और कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। ये 3 तरह के रिस्पॉन्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को देता है। तो उस तरीके से अगर आपने अच्छे से एनवायरनमेंट एनालिसिस किया है तो आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे। क्या होता है, आप अपनी करंट कंडीशन को भी समझ पाओगे, फ्यूचर की कंडीशन को भी समझ पाओगे। आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस इनपुट देगा, स्ट्रैटेजिक मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इनपुट्स देगा। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। एंड देन इट विल ऑल्सो हेल्प टू गिव यू न्यू फ्रेश व्यू पॉइंट, एक नए तरीके से सोच पाओगे। जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव है जो हमेशा जिस बेसिस पे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, अब एनवायरनमेंट का जब नया एनालिसिस किया जाएगा तो एनवायरनमेंट के जो एनालिसिस की वजह से जो नए फैक्ट सामने आएंगे उससे एक नया व्यू पॉइंट भी सामने आ सकता है। हमने एक वर्ड पढ़ा था कि एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड, मतलब एनवायरनमेंट कैन बी व्यूड इन वेरियस वेज, है ना। इट डिपेंड्स ऑन दी परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल की एनवायरनमेंट को कैसे देख रहा है, तो इट इज़ मल्टी फेसेटेड। तो ये एक तरीके से आपके जो स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेटर्स हैं, उनको एक नया व्यू पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है फॉर मेकिंग द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। बहुत सिंपल है, कुछ याद करना नहीं है, बस समझना है। ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब जो बात आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग? देखो एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब, एनवायरमेंट मतलब आपको पता है ऑल द फैक्टर्स दैट सराउंड बिजनेस आर एनवायरमेंट, दे आर इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट। स्कैनिंग मतलब किसी भी चीज़ को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, अच्छे से स्कैन करना मतलब उसके हर पहलू को एनालाइज कर रहे हैं हम, उसको कहते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या हो गया, जब हम एनवायरमेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो उसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या वर्ड यूज किया कि एक तो ये प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, मतलब इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। देन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के टाइम पे मॉनिटर करती है, ऑब्जर्व करती है, चेक करती है एनवायरमेंट को, उनका जो रिलेवेंट एनवायरमेंट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट एनवायरमेंट होता है, तो उनका जो रिलेवेंट एनवायरमेंट है उसको मॉनिटर कर रही है, एग्जामिन कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पूरा डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने यही पढ़ा था कि सक्सेसफुल बिजनेस क्या करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, they will identify the environmental influences, they will appraise the environmental influences and they will respond to the environmental influences. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस मेनली क्या देते हैं अपन को, अपॉर्चुनिटीज देते हैं और थ्रेट्स देते हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेसेस पर्टिकुलरली जो एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई, अप्रेज और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हम उस एनवायरनमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि हम पहचान सकें कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है और हमारे पास क्या थ्रेट्स हैं। समझ में आया? दैट्स इट। ओके, क्या करोगे सबसे पहले, अभी कैसे करोगे, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एनवायरनमेंट बहुत ह्यूज एनवायरनमेंट है ना। इसका एक इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, एक रिमोट एनवायरनमेंट होता है, तो बड़ा ह्यूज एनवायरनमेंट है। यहाँ से कैसे पहचानोगे कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए कौन सा थ्रेट है? तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यू गैदर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे किस किस फैक्टर का इन्फ्लुएंस आ सकता है, कौन कौन से एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की वजह से आपके इन्फ्लुएंस आ सकता है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो, उनको एनालाइज करो, उसमें ट्रेंड चेक करो, उसमें ये देखो किस तरीके से इम्पैक्ट आया है, उसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितने चेंज की वजह से हमारे बिजनेस में कितना चेंज आएगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा लेस क्रिटिकल है। फिर फाइनली आप फोरकास्ट करो कि टोटल ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा। समझ में आया? इसमें भी 3 चीजें होगी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गैदर द information. First of all, gather the information. Secondly, analyze the information. And thirdly, forecast the information. ये 3 प्रोसेस किसके दिए हुए? एनवायरमेंटल स्कैनिंग के।
समझ में आया? गैदर द इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड देन फोरकास्ट द इंफॉर्मेशन। ओके, ये छोटा सा डायग्राम है, देखो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग में इनपुट्स लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग जो परसीव्ड एनवायरमेंटल चेंज है उसके अकॉर्डिंग वी ब्रिंग द स्ट्रैटेजिक चेंज। समझ में आया? सो दिस इज द होल प्रोसेस जिसमें हम इनपुट्स मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अलग अलग जगह से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसके अकॉर्डिंग हम परसीव कर रहे हैं कि हाँ एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, और उस चेंज के अकॉर्डिंग हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आएंगे। स्ट्रैटेजिक चेंज है या नहीं है उस अकॉर्डिंग हम बदलाव करेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 4 चीजें आपकी बताई गई है कि एनवायरनमेंट में ये चीजें आप देख सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि इवेंट क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, इश्यू क्या होता है और एक्सपेक्टेशन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले कि मैगी जो ब्रांड था, इसमें लेड कंटेंट होने की वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गया था। तो ये क्या है, एक इवेंट हो गया था, एक ऑकरेंस हो गई थी कि जो फूड सिक्योरिटी, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसने मैगी के अंदर लेड कंटेंट की मात्रा को ज़्यादा पाया था कि वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता था। तो उन्होंने मैगी को लीथल बताया, मैगी को हेजार्डस टू हेल्थ बताया। तो ये एक ऑकरेंस हो गया। आप देखे होंगे कि ऐसा होने के बाद एक ट्रेंड चल गया था, हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए थे लोग, हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए थे कि every person was talking about health, every person was talking about the negative impact of the junk food, they were talking about how even आप देखेंगे जितने भी आपके जो ब्रांड्स थी उनका जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन था वो भी हेल्थ के ऊपर बेस्ड हो गया था। जैसे और जो ब्रांड्स थी साथ में मैगी की जो नूडल्स ब्रांड थी और इसकी जो कॉम्पिटिटर्स ब्रांड थी, वो सभी भी इसी बेसिस पर अपना मार्केटिंग कर रही थी कि वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ये ट्रेंड हो गया था, एक तरह का जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं, एक जो चीज़ें होने लग जाती हैं मार्केट में, जिस तरह की तरफ मार्केट बढ़ने लग जाता है उसे हम कहते हैं ट्रेंड। उसके बाद एक इश्यू, मतलब जो करंट में कोई इश्यू हो गया है, इश्यू मतलब जिसको अटेंशन चाहिए, जिसको रिजॉल्व करना होता है, वो इश्यू क्या था? दैट इश्यू वॉज द हैजार्डस इफेक्ट ऑफ जंक फूड, या हम कहते हैं कि ये जो 2 मिनट नूडल है, जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड के इम्पैक्ट के ऊपर, या फिर हम कहें पैकेज्ड फूड। 2-3 इश्यूज थे, एक तो पैकेज्ड फूड की हेल्थ के स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। फिर जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, इन सभी ने जो भी फूड के या फिर जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे जो भी खाने का आइटम होता है, इसको ये लोग सैंक्शन करते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो इनमें भी उस समय इशू हो गया था कि इसमें भी इन पे भी क्वेश्चन उठाया जाने लगा कि अब तक ये लोग आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए कि लेड कंटेंट था या नहीं है, जो डिटेल्स पैकेज पे दी जाती है वो सही है या नहीं। तो ये इश्यू हो गया था बहुत बड़ा, जिसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट चलने लगी थी। उस इश्यू की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हो गई थी? उनकी एक्सपेक्टेशंस थी हेल्दी फूड। वो चाहती थी, दे वांटेड द ब्रांड्स, व्हाट दे वांटेड, क्या लोगों की क्या डिमांड थी? दे वांटेड दीज ब्रांड्स, दीज फूड ब्रांड्स टू अडहेयर टू नॉर्म्स, कि जो नॉर्म्स हैं, जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं, उसको आप अडहेयर करो। ये एक्सपेक्टेशंस थी, समझ रहे हो? तो एक इवेंट हुआ था जब मैगी बैन कर दिया गया था, इट वाज एन इवेंट, इट स्टार्टेड अ ट्रेंड that was the marketing campaign started all around the health of the consumer, and then it brought an issue of the safety standards of these packaged foods, and then expectations was that these food brands they adhere to the norms of safety। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो इन चारों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। इवेंट इज अ वन टाइम ऑकरेंस, कोई चीज़ का होना। ट्रेंड मतलब जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज चलने लग जाती है। इश्यू मतलब कोई इमर्जिंग क्वेश्चन अराइज हो जाता है जिसको आपको अटेंड करना है करंट टाइम्स में। एक्सपेक्टेशन मतलब अब किसी इवेंट के होने, इश्यू के होने की वजह से जो मार्केट में डिमांड आ जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बन जाती है, उसे हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े। So now we are going to understand a very important part of this chapter, that is environment। तो मैं सोच रही हूँ कि now it's like this video is quite long, तो मैं next video में आपको बताऊंगी about this complete thing। हम बात करेंगे about the internal environment, micro environment, macro environment, and we will also talk about the SWOT analysis in the next coming video। That video is going to be very very interesting। So you can just revise
दिस वीडियो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो के बाद का कंटिन्यू किया। हमने जाना व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंट, 3 तरह के रिस्पॉन्सेज की हमने बात की। एडमिन रिस्पॉन्स, देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स एंड वी टॉक्ड अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्स। एडमिन में क्या हो गया, अपनी पॉलिसीज, मिशन, गोल्स में बदलाव लेके आते हो। कॉम्पिटिटिव में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो। कलेक्टिव में आप कंसोर्टियम, जॉइंट वेंचर, इन सब की कोशिश करते हो। उसके बाद हमने देखा कि एनवायरनमेंट एंड आपको क्या देता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देता है। हमने देखा एनवायरनमेंट को, बिजनेस को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई, अप्रेज और रिस्पॉन्ड करना होता है। रिस्पॉन्स 2 तरीके का हो सकता है वैसे, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स और रिएक्टिव रिस्पॉन्स, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा एनवायरमेंटल एनालिसिस का क्यों किया जाता है, अगर नहीं करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन करेगा। फिर उसके गोल्स क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो हमने देखे। उसके बाद हमने देखा एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब एक प्रोसेस है जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं या मॉनिटर करती है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या है। इसमें भी 3 चीजें हमने देखी थी। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर उस इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर हुई है उस इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज करोगे, उस इन्फॉर्मेशन को, एंड देन यू विल फोरकास्ट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग यू विल प्रिपेयर। ठीक है, ये हमने देखा था कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या किया जाता है, फ्यूचर के रिजल्ट को हम फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, उस अकॉर्डिंग हम हमारी करंट स्ट्रैटेजी में बदलाव ला सकते हैं। फिर हमने 4 टर्म्स देखे थे कि इवेंट क्या होता है, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ट्रेंड क्या होता है। इवेंट मतलब करंट ऑकरेंस, ट्रेंड मतलब क्या हो गया, ट्रेंड मतलब ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर बीइंग टेकन। उसके बाद क्या आता है, ट्रेंड के बाद इवेंट हो गया, ट्रेंड हो गया, देन इश्यू आता है, जो कंसर्न है, करंट कंसर्न को कहेंगे। इश्यू की वजह से जो लोगों की डिमांड आती है उसे हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो ये हमने आज के वीडियो में देखा। कल के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, पूरी डिटेल में समझेंगे। SWOT analysis भी समझेंगे। I hope you are liking this video. If you are liking this series, don't forget to hit the like button. Mention your doubts in the comment box below. I'll resolve your doubts as soon as possible. तो आपके जो भी doubts अगर आए तो comment box में लिखिए। आपको समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिखिए। मैं मिलूंगी आपको कल वापस से एक नए वीडियो के साथ। आगे की बात करेंगे एनवायरनमेंट की। तब तक के लिए stay healthy, be happy, bye bye.